गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे बेबी हलदर के बारे में। बेबी के पारिवारिक घटनाक्रम को देखने के पश्चात हमने उसके लेखन की ओर ध्यान केंद्रित किया। हमने देखा कि किस तरह से तातुश और उसके परिवार, रिश्तेदार, बंधु बांधवों का सहयोग बेबी को लेखन कार्य में प्राप्त हो रहा है। किस तरह से तातुश के रिश्तेदार उसका लेखन कार्य हेतु या पठन कार्य हेतु उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उसके साथ पत्र व्यवहार भी प्रारंभ हो चुका है। उसकी रचना को पढ़ा भी जा रहा है तथा उसकी रचना को प्रकाशित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आशा पूर्णा देवी का उदाहरण देकर के उसे भी लेखन कार्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अपना यहाँ तक हो चुका था पेज नंबर 45 का लास्ट पैराग्राफ। अब देखिए, एक और पात्र ऐसा है जो इसका उत्साह बढ़ाता है, वो भी तातुश के रिश्तेदारों में ही था। तो शर्मिला देवी इसका उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी वयस की थी, वयस की अर्थात आयु की, अवस्था की, उम्र की, और जेठी की बंधु थी। वो कोलकाता ही में कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वो मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती थी कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। मतलब देखिए, आप परिचय नहीं हुआ, इनका फेस टू फेस परिचय नहीं हुआ, फिर भी इसके प्रति सबका अपनत्व का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर भी मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? क्यों? क्योंकि उनके द्वारा प्रदान की गई प्रेरणा या उत्साह ही इसका हौसला बढ़ा रहे थे, इसलिए उन सबका धन्यवाद करना चाहती थी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पहुंचते समय मैंने वहाँ एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी तरफ एक तरफ शर्मिला दी थी और दूसरी तरफ अर्जुन दा थे। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी। वो खुद लेखिका और अध्ययन कार्य के प्रति समर्पित व्यक्तित्व था जो इसको निरंतर प्रेरित कर रहा था। तो उसके बारे में बेबी हलदर यहाँ पर बता रही है। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हालचाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। क्यों? इसके व्यक्तित्व का उनके व्यक्तित्व से कोई मेल नहीं था और समाज में ऐसे अनमेल व्यक्तित्व का एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम या एक दूसरे को प्रेरणा प्रदान करने का भाव हमें कभी दिखाई नहीं देता। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर ना हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मतलब ये कल्पना लोक में विचरण करती है कि उसके साथ जब मिलेगी तो क्या क्या करेंगे, क्या होगा, कैसा होगा। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु भी थे जिनका नाम आनंद था। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें अभी
कभी कुछ असाधारण दे सके। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अभ्यास और कोशिश इस दुनिया में सफलता प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सके, अर्थात निरंतर अभ्यास करोगे तो आपके लेखन कार्य में क्या होगा, निरंतर सुधार होगा और हो सकता है कभी आप बहुत अच्छा लेखन हमें प्रदान कर सको। अब यहाँ पर देखिए मूल टॉपिक नारी के लिए जो बात कही गई है उसको बताया जा रहा है, नारी अत्याचार। जो मैं बता चुका हूँ आपको कि नारी का एकाकी जीवन समाज में कितना दयनीय अवस्था में होता है। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। अब इसको टॉपिक प्रदान किए जा रहे हैं कि आप किसके ऊपर लिखें, नारी के ऊपर होने वाले अत्याचार, या जो असुविधाएं नारी को होती है, उनकी दुर्दशा है और उनके जो फाइनेंशियली कंडीशन डाउन होती है, आर्थिक कष्ट होता है, उसके बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुश ने वो मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती थी कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इतने लोगों का मोटिवेशन इसको प्रेरित तो कर रहा था, परंतु इसको अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं था, इसका कॉन्फिडेंस कमज़ोर था। तो इसे ऐसा लगता था कि मैं लिख भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि एक तो इसका अध्ययन कार्य प्रारंभ से ही कमज़ोर रहा, ये बहुत कम कक्षाओं तक अध्ययन कर सकी। दूसरा, इसका बहुत लंबा समय अध्ययन कार्य से विरक्त रहा, मतलब ये पढ़ाई नहीं कर पाई। तो इसलिए इसको अपना आत्मविश्वास एकत्रित करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। प्रेरणा सब तरफ से मिल रही थी, परंतु ये अपने आप को उत्साहित नहीं कर पा रही थी। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं। मैं तातुश के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुश बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? वो बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वो बोले, तू भी थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। तब वो पूछती है कि माँ कैसी है? वो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं, ये जो 2 वर्ष हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चली आऊँ तो शायद वही झगड़े फिर से शुरू हो जाए। अब यहाँ पर पारिवारिक झगड़ों की बात की जा रही है, जिसके कारण बीबी दूर रहती है। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि आदमी हो या औरत, सबको अपने प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, अपने पेट भरने का साधन स्वयं ही जुटाना पड़ता है। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। अभी अपने बाबा से बात कर रही है, बाबा अर्थात पिता। बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ? तेरी माँ? तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों? अब ये अपने बारे में बात करी, अपनी माँ के बारे में बात कर रही है। बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं ये रोने धोने न लग पड़े, इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं। शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है। आप देखो, इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, तो बाबा उस बात को छुपाना भी चाह रहे हैं और बताना भी चाह रहे हैं। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वो चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई है।
तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू, माँ की तबीयत तो ठीक है? तो बाबा रुद्ध गले से बोले, रुद्ध यानी गला रुका उनका, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई, तेरी माँ नहीं है। क्यों? तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे नहीं बताया? दादा अर्थात बड़ा भाई। मतलब आप देखो, परिवार की ऐसी स्थिति थी कि भाई ने बहन को माता की मृत्यु के बारे में भी नहीं बताया। मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही, और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, मुझे लगता है तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा बऊदी यानी दादा की पत्नी, भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं थे। रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहाँ गई भी, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास ज़रूर जाऊँगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी, और अब सुनने को मिला कि मेरी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। क्योंकि देखिए, आना और जाना इस संसार का नियम है, तो इसकी माँ भी इसको छोड़कर जा चुकी थी। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी, तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वो उन्हें माँ से मिलाने के लिए ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? मतलब आपसे मनमुटाव जो थे, इसके कारण वो उनसे मिलने भी नहीं गए। उन्हें किस चीज़ का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी वह नहीं गए। तत्पश्चात देखिए, मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर करके लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की कि वो उससे मिलने नहीं गए। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देखकर आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला, और मुझे तो अभी अभी पता चला। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया यहीं पास में है। तो वो बोले, चलो थोड़ा देख आऊँ। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू। तो दादू बोलते हैं, मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई। वो उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, तुम लोग और भी बड़े हो भाई। पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बहुत खुश हुई। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा। बेटा अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुश ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह से है। ये ऐसा कह कर के उसके बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विक रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब तब फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, ख़त्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने साथ यहाँ आने को भी कहते, और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट के आ सकती हूँ, परंतु इसकी अब जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि पारिवारिक वातावरण में वो आनंद इसे प्राप्त नहीं हुआ जो तातुश के यहाँ पर प्राप्त हुआ। वो सुविधाएं इसे प्राप्त नहीं हुई जो तातुश ने इसे प्रदान की। वो परिवार की अच्छी स्थिति इसने पहले नहीं देखी, इसलिए इसका मन वहाँ पर जाने को नहीं हुआ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।